आलसी रामलाल चला लंदन। कैसे लंदन जाने के सपने ने एक आदमी को मेहनती बनने को मजबूर किया, ये हम जानेंगे इस कहानी में। यादव नगर गांव में सबसे पुरानी किराने की दुकान थी मोतीलाल की। गांव में सारे लोग बस एक ही दुकान से किराने का सामान लेते थे। मोतीलाल ने अपने खून पसीने की मेहनत से इस दुकान को बनाया था और आज 60 साल के होकर भी दुकान का सारा कारोबार वही देखते थे। मोतीलाल के जीवन में वैसे तो कोई कमी नहीं थी, पर अपने बेटे की चिंता उनको मन ही मन में खाए जा रही थी। मोतीलाल जितने मेहनती थे, उसका उल्टा उनका बेटा रामलाल कामचोर और आलसी था। अरे रामलाल, कितने देर तक सोता रहेगा? कुछ काम करना है या नहीं जीवन में? पिताजी, काम करने में वो मजा कहाँ जो आराम करने में आता है। अरे लोग काम करके थकते हैं, तू आराम करके क्यों नहीं थकता? अरे पिताजी, आपने जीवन भर काम किया, फिर भी आप खुश नहीं, और मुझे देखो, इतना आराम करके भी मैं कितना खुश हूँ। अरे बेवकूफ, मैं तेरी वजह से ही परेशान हूँ। ठीक है पिताजी, आप परेशान ना हो, इसलिए मैं सो जाता हूँ। हे भगवान, कैसा बेटा दिया है आपने जो केवल मुफ्त की रोटी ही तोड़ता है। ऐसा बोलकर मोतीलाल अपनी दुकान की तरफ चलने लगते हैं। अरे मोतीलाल, जरा 1 किलो चावल देना। पर मोतीलाल अपने ही विचारों में खोए हुए थे। अरे मोतीलाल, यहाँ मैंने तुमसे कुछ कहा? जी कहिए ना। 1 किलो चावल दे देना जरा। जी अभी देता हूँ। मोतीलाल के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत गहन विचार में है। ये लीजिए रामानंद जी, आपके 20 रुपए हुए। क्या हुआ मोतीलाल? कुछ परेशान लग रहे हो। क्या कहूँ अभी रामानंद जी, मेरे बेटे रामलाल के भविष्य की मुझे फिक्र हो रही है। क्या किया उसने? कुछ करता ही नहीं, यही तो दिक्कत है। हमेशा काम चोरों की तरह घर पर ही पड़ा रहता है। अभी तक तो उसे मेरी जगह लेकर उस दुकान को चलाना चाहिए था। बात तो आपकी सही है, मेरा भाई का लड़का भी ऐसे ही काम चोरी करता था, पर अब बराबर काम करता है, बस एक ही उपाय से। क्या उपाय? उसकी हमने शादी करा दी। अब बीवी बच्चे हुए तो जिम्मेदारी भी बढ़ी, इससे वो काम पर ध्यान देने लगा। आप भी रामलाल की शादी करवा दीजिए, वो भी जिम्मेदार बन जाएगा। हाँ, ये सही उपाय है। मैं आज ही रामलाल से शादी की बात करता हूँ। रामानंद जी का उपाय मोतीलाल को काफी पसंद आ चुका था, इसलिए आज वो दुकान जल्दी बंद करके घर आए थे। पर घर पहुँचने पर वो देखते हैं रामलाल अभी भी वहीं पड़ा है और सो रहा है। तुम अभी तक यहीं सो रहे हो? अरे पिताजी, आप वापस क्यों आए? अभी तो गए थे, कुछ भूल गए थे क्या? सुबह से रात हो चुकी है और तू अभी तक उठा भी नहीं। उठकर क्या करूं पिताजी, इसलिए मैं सो गया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, मैंने शादी के बारे में सोचा है। अरे वाह, नई माल लाने वाले हो घर में? बेवकूफ, यह कोई उम्र है शादी करने की? मैं तेरी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। पिताजी, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैं बच्चा हूँ। बेटा, पूरे गांव में तू अकेला ही मूंछ वाला बच्चा है जिसकी शादी नहीं हुई है। अगले ही महीने तेरी शादी है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। कल हम तेरे लिए लड़की देखने जाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं तैयार हूँ। रामलाल पिताजी के कहने पर शादी के लिए राजी हो गया था, पर उसे पत्नी से ज्यादा अपना आराम पसंद था। मोतीलाल ने रामलाल की शादी बगल के गांव में अपने दोस्त की बेटी रूपा से करा दी। रूपा शहर से पढ़ी लिखी काफी समझदार लड़की थी, पर उसका रंग सांवला होने की वजह से रामलाल को वो कभी पसंद नहीं आई। अब शादी को पूरे 2 महीने हो चुके थे, पर न रामलाल ने कभी रूपा से बात की, न रूपा ज्यादा कुछ बोल पाई। शादी के 2 महीने बाद भी रामलाल बिल्कुल नहीं बदला था। वो हर रोज उठकर खाना खाता और एक ही जगह पर पड़ा रहता। मोतीलाल की चिंता का हल अब तक नहीं निकला था, बल्कि अब चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि रूपा भी अब उनके परिवार का एक हिस्सा थी, जिसकी जिम्मेदारी रामलाल पर थी। पर उसे अपने आराम करने से फुर्सत कहाँ। एक दिन मोतीलाल अपने घर से निकलते समय रामलाल को देखते हुए बाहर जा रहे थे।
पर रामलाल तो लंदन की विदेशी मैगजीन की तस्वीर देखते हुए सोए पड़ा था। मोतीलाल ने भी अभी उसे टोकना बंद कर दिया था। रूपा जैसी समझदार लड़की से अपने बेटे रामलाल की शादी करवाना मोतीलाल को एक गलती लगने लगी थी। अरे पिताजी रुकिए, ये लीजिए दोपहर का खाना और दवाइयाँ समय पर ले लेना। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी लड़की को मैंने इस नकारे के हाथों में दे दिया। हमें तो लगा था शादी होते ये समझेगा, पर नहीं, ये तो और आराम पसंद हो गया है। पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और रही बात इनको सुधारने की, तो ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दो। मैं करती हूँ इनको पूरा सीधा। बेटी, तूने ऐसा किया तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसा कहकर मोतीलाल दुकान की तरफ निकल पड़ते हैं और रूपा रामलाल को सुधारने हेतु उससे बात करने की कोशिश करती है। सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। पिताजी की अब उम्र हो चुकी है, आपको अब उनकी जगह दुकान चलानी चाहिए। अरे उनकी दुकान है, उन्होंने चालू की है, अब वही चलाए। मैं क्यों अपना काम छोड़कर दुकान चलाऊं? आपका कौन सा काम? मुझे सोना होता है, आराम करना होता है। देखिए, आपको समझना चाहिए पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं, अभी उनको आपकी मदद की जरूरत है, और उन्होंने भी आपके लिए इतना कुछ किया है। क्या किया है? हाँ, बस मेरे लिए एक काली पत्नी लेकर आए। अगर कोई लंदन की लड़की होती तो मैं समझ सकता कुछ हद तक मेरे लिए कुछ किया है। तुम अपना काम करो, फालतू की मुझे सलाह मत दो। रूपा इस बात को समझ चुकी थी कि रामलाल को बातों से समझाकर कोई फायदा नहीं है। रूपा रामलाल को सुधारने की एक अच्छी योजना बनाती है। दूसरे ही दिन मोतीलाल के जाने के बाद रूपा घर के बाहर निकलती है। मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। रामलाल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसे बस अपने आराम से मतलब था। अचानक रामलाल के घर की फोन की घंटी बजती है। कोई है भाई? ठीक से सोने भी नहीं देते। हेलो। हेलो रामलाल, आई एम मैरी फ्रॉम लंदन। कौन चाहिए? हमको रामलाल से बात करना मांगता। आई वांट टू स्पीक विद रामलाल। रामलाल, आई एम माई, बोलो बोलो। आपका आवाज कितना क्यूट है रामलाल। क्यूट? मतलब आपका आवाज इतना अच्छा, मैं क्या बोलूं? हाँ, बोलिए ना। आपका घर का नंबर ढूंढना इट्स सो डिफिकल्ट, मतलब कितना मुश्किल। मैं जल्द ही लंदन से आपको मिलने आने वाली हूँ। मुझसे मिलने? पर क्यों? बिकॉज आप मुझे अच्छे लगते हो, आपके काम से आई एम इम्प्रेस्ड। मैं तो कोई काम करता ही नहीं, इसे ये बताऊंगा तो मैरी मुझसे मिलने ही कैसे आएगी? हाँ, मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, आप आओ मुझसे मिलने। यस, जल्दी मैं आपके साथ आऊंगी, पर उसके लिए आपको पहले लंदन आना होगा। मैं आपको लंदन घुमाऊंगी। आप आपकी दुकान में काम करो, मैं आपको रात को फोन करूंगी। बाय बाय। रामलाल के मन में तो लड्डू फूटने शुरू हो गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे लंदन आने के लिए निमंत्रण दे रहा है। रामलाल तो खुशी से पागल हो गया था। अरे भाई, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। लंदन तक मुझे लोग जानते हैं। अभी मुझे तुरंत लंदन जाने के लिए नए कपड़े लेने होंगे। ये रूपा भी कहाँ गई? मुझे बाहर जाना है। कुछ देर बाद रूपा भी बाहर से आ जाती है। अरे कितनी देर लगा दी, मुझे भी तो बाहर जाना होता है। अभी तुम घर में बैठो, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है। रामलाल बड़े ऐंठ से बाजार जाकर अपने लिए नए कपड़े लेकर आता है ताकि लंदन में कुछ कमी न रहे। रामलाल के बाजार से आने के बाद रूपा उससे पूछती है, कहाँ जा रहे हो? इतने कपड़े खरीद कर लाए हो? लंदन, अपने दोस्त से मिलने। कब? जल्दी जाऊंगा। तुम्हारे लिए कुछ चाहिए लंदन से तो अभी बता दो। अरे वाह, आपके लंदन में भी दोस्त हैं? अच्छा, उनको आपकी क्या बात अच्छी लगी जो आपको उन्होंने लंदन मिलने बुलाया है? वैसे तो मुझ में बहुत खूबियाँ है, पसंद आई होगी कोई एक दो। मुझे बहुत तैयारियां करनी है, बहुत काम है। मोतीलाल घर पर आकर देखते हैं कि रोज सोने वाला रामलाल फोन के पास बैठा है। रामलाल, तुम फोन के पास क्यों बैठे हो? अरे मुझे एक बहुत जरूरी फोन आने वाला है पिताजी, लंदन से। है? पता नहीं इस निकम्मे को किसका फोन आने वाला है। रामलाल फोन की राह देखते देखते वहीं सो जाता है।
अगले दिन जब मोतीलाल दुकान के लिए निकल रहा होता है तो उसे एक पत्र दिखता है। अरे रामलाल, तुम्हारे लिए कोई पत्र है? रामलाल पिताजी से पत्र लेकर उसे फाड़ कर देखता है तो उसमें एक फोटो और एक पत्र होता है जो अंग्रेजी में लिखा था। फोटो एक खूबसूरत लड़की का था, इसलिए रामलाल फोटो को छुपा लेता है। अरे किसका पत्र है? आज तक तो तुम्हें कोई पत्र नहीं आया, पढ़ो तो उसे। अरे पिताजी, ये अंग्रेजी में है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मुझे आती है, दिखाओ मैं पढ़ती हूँ। रूपा रामलाल से पत्र लेकर पढ़ने लगती है। ये पत्र लंदन से किसी मैरी नाम की लड़की का है। उसने कहा है कि वो दुकान के फोन पर आपको फोन करेगी। ओह अच्छा, मैं बात कर लूंगा उससे। अभी मैं जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे रुकिए पिताजी, आप मत जाइए, आपकी अब उम्र हो गई है, आप आज से आराम कीजिए, दुकान मैं संभाल लूंगा। हैं? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू सच में दुकान पर काम करेगा? जी पिताजी, आप आराम कीजिए, आज से मैं काम करूंगा। मोतीलाल और रूपा इस बात से बहुत खुश थे कि रामलाल खुद से काम करने की इच्छा जता रहा है। इतने सालों में पहली बार मोतीलाल घर पर आराम और रामलाल दुकान पर काम कर रहा था। रामलाल को काम करता देख बहुत लोगों ने उसकी प्रशंसा की। इस बात से रामलाल को भी खुशी मिलने लगी और वो बहुत मन लगाकर काम करने लगा। दुकान पर अक्सर मैरी का फोन आता रहता। मैरी भी उसके काम की बहुत तारीफ करती। सारी चीजें सही तरह से चल रही थीं कि अचानक एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आकर रामलाल से रूपा की तारीफ करने लगा। अरे भाई रामलाल, अरे तुम्हारी पत्नी मेरी तो काफी अच्छी अंग्रेजी बोलती है। अरे मेरे बच्चों को भी अंग्रेजी सीखनी है, क्या वो सिखाएंगी? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मेरी पत्नी का नाम रूपा है। अरे नहीं भाई, आपकी पत्नी मेरी बनकर रोज मेरे फोन बूथ से किसी को फोन करती है। यकीन नहीं होता तो आज आप मेरी फोन बूथ पर आइए। ये बोलकर वो ग्राहक निकल जाता है। रामलाल इस बात की पुष्टि करने के लिए कुछ समय बाद उस फोन बूथ पर आता है। रूपा को वहाँ देख रामलाल को यकीन हो जाता है कि इतने दिन से रूपा ही मैरी बनकर बात कर रही थी। रामलाल को वहाँ देख रूपा समझ जाती है कि अब उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। देखिए, मुझे पता है मेरा झूठ बोलना गलत था, पर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने का। मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। असल में गलती मेरी थी, मैं कभी काम नहीं करना चाहता था। इतना आलसी हो गया था कि पिताजी की उम्र का भी मैंने लिहाज ना रखा। तुमने जो किया वो सही था। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि मेरे पास इतनी अक्लमंद और पढ़ी लिखी पत्नी है। इस तरह रामलाल का परिवार गांव में खुशी से रहने लगता है। ये कहानी है जीवन नगर के रामलाल की। जीवन नगर गांव में रामलाल नामक एक गरीब आदमी रहता था। रामलाल अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे के साथ गांव के एक साधारण से मकान में रहता था। आज भी वो हमेशा की तरह घर से कचौरियां लेकर निकलता है। कचौरी ले लो, कचौरी ले लो, गर्मा गर्म है भाई, कचौरी ले लो। बगल से ही गांव के सरपंच जी जा रहे थे। रामलाल की कचौरियों की खुशबू से सरपंच जी अपने आप को रोक नहीं पाते और कचौरी खाने आ जाते हैं। अरे वाह रामलाल, कचौरी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, हमें भी खिलाओ भाई, हमने क्या गुनाह किया है? जरूर सरपंच जी, आपके लिए तो खास कचौरी बनाऊंगा। भाई कचौरी तो गजब है, तू दुकान क्यों नहीं डालता? अरे कब तक ऐसे ही घर घर जाकर कचौरी बेचेगा? क्या करूं सरपंच जी, इन पैसों से बस गुजारा ही होता है, कुछ बचता ही नहीं। ठीक है भाई, कचौरी तो बढ़िया थी, अब मैं निकलता हूँ। सरपंच जी पैसे? रामलाल, अब तू गांव के सरपंच से पैसे लेगा? तुम सब गांव वालों की इतनी सेवा करता हूँ, उसका क्या? हाँ ठीक है, मत दीजिए आप। रामलाल बेचारा उदास होकर बची हुई कचौरियां बेचने निकलता है। कचौरी ले लो, कचौरी, गर्मा गर्म कचौरी ले लो। दिन भर मेहनत करने के बाद रामलाल कचौरी बेचकर कुछ पैसे लेकर घर की तरफ बढ़ता है। घर लौटते वक्त रास्ते में उसे काफी तेज भूख लगती है। बाहर कुछ खर्चा करने से बेहतर वो कचौरी खाने की सोचता है। उसके पास बची हुई एक कचौरी थी। जब वो उसे खाने लगता है तभी एक भिखारी उसके पास आकर भीख मांगने लगता है। कुछ दे दो भैया, भूख लगी है, ये कचौरी ही दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रामलाल दिल का अच्छा था,
इसलिए वो अपनी कचौरी बिना खाए भिखारी को दे देता है। ठीक है, तुम ये खा लो, मैं घर जाकर खा लूंगा। आप बड़े दयालु हो भैया। मेरे पास इसके बदले ये लॉटरी की टिकट है, मुझे रास्ते पर पड़ी मिली। आप ये रख लो, शायद आपकी किस्मत चमक जाए। अगर चमकनी होगी तो मेहनत से कब की चमक जाती। दिन भर मेहनत करके रामलाल आखिर अपने घर आता है। आज भी उसकी कुछ खास कमाई नहीं हुई थी। उसे पता था कि आज भी उसे पत्नी से डांट पड़ने वाली थी। अरे आ गए आप? आज कितनी कमाई हुई? इतनी तो हो गई ना कि घर में आज का अनाज पक सके। अरे अभी तो घर आया हूँ, सांस तो लेने दो। रामलाल अपने दिन की पूरी कमाई अपनी पत्नी को देता है। बस इतना ही? इससे क्या लाऊं मैं? घर कैसे चलाऊं? दूध भी नहीं आएगा। बस आज संभाल लेना, कल अच्छी कमाई होगी। क्यों, कल कोई लॉटरी लगने वाली है? काश कोई लॉटरी ही लग जाए। दूसरे दिन भी रामलाल हमेशा की तरह अपने ठेले पर कचौरी लेकर निकल ही रहा होता है कि तभी पत्नी उसे रोकती है। आज बाजू वाले गांव भागलपुर में जाना, वहाँ अच्छी कमाई होगी। ठीक है। रामलाल अपना ठेला लेकर भागलपुर के लिए निकल पड़ता है। भागलपुर में जीवन नगर के मुकाबले बहुत हद तक अमीर लोग रहते थे। यहाँ पर रामलाल काफी अच्छी कमाई कर सकता था। पर जैसे ही रामलाल गांव के बाजार में आया, उसे एक दुकान के बाहर बहुत भीड़ दिखाई दी। अरे ये कौन सी चीज बेच रहा है जो इतनी भीड़ है? उसने गांव में रहने वाले एक आदमी से पूछा जो उसी दुकान की तरफ जा रहा था। भाई, कोई खाना बांट रहा है क्या वहाँ, जो सारे लोग उस दुकान में भीड़ कर रहे हैं? अरे लॉटरी निकलने वाला है, इसीलिए सब लोग वहाँ भाग रहे हैं। वो आदमी भी जल्दी जल्दी में दुकान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा, मुझे क्या, मैं तो कचौरी बेचने आया था। कुछ कदम आगे चलने के बाद उसे कुछ याद आता है। अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास भी तो लॉटरी का टिकट है और किस्मत आजमाने में कौन से पैसे लगते हैं। रामलाल लॉटरी का टिकट लेकर दुकान के पास चला जाता है। तभी दुकान वाला जीतने वाली लॉटरी का नंबर दीवार पर लिख देता है। जब रामलाल लॉटरी खोलकर लिखे हुए अंक पढ़ता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि दिन के 50 रुपए कमाने वाला रामलाल लखपति बन चुका था। रामलाल अपनी कचौरी का ठेला वहीं जमीन पर फेंककर अपने घर की तरफ भागने लगता है ताकि वो ये खुशखबरी अपनी पत्नी को दे सके। लग गई, अरे लग गई रे, मुझे लग गई रे। रामलाल खुशी से नाचते नाचते घर आता है। लग गई, अरे लग गई रे, मेरी लग गई। रामलाल की आवाज सुनकर उसकी पत्नी बाहर आ जाती है। कहाँ लगी है आपको, बताइए। अरे हमारी लॉटरी लग गई भाग्यवान, अभी हमें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं, हम लखपति बन गए हैं। रामलाल लॉटरी जीतने के बाद गांव का सबसे बड़ा आदमी बन चुका था। लॉटरी के पैसों से रामलाल ने गांव में एक बढ़िया मकान बनवा लिया। पर पैसे आने के बाद रामलाल का मेहनती स्वभाव अब आलसी बन चुका था। उसे ये लगने लगा कि अब उसे कमाने की कोई जरूरत नहीं। लॉटरी के पैसों से उसकी सारी जिंदगी आराम से कटेगी। एक दिन गांव के सरपंच रामलाल का हाल पूछने उसके घर आए। रामलाल अपने आलीशान सोफे पर बैठकर अमरूद खा रहा था। आइए सरपंच जी, कैसे आना हुआ इस अमीर के घर पे? गांव में पाठशाला खोलनी है क्या? चंदा चाहिए? अरे नहीं भाई, बस हाल चाल पूछने आया था। अरे इतने पैसे में कौन भला दुखी रहेगा जो आप हालचाल पूछने आ गए? हाँ? तो क्या आप कोई काम नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं जिंदगी भर आराम करूंगा, एक सुई भी नहीं उठाऊंगा। क्या ये पैसे जिंदगी भर चलेंगे रामलाल? कभी न कभी खत्म हो जाएंगे। होंगे तब देखा जाएगा, अभी मेरा आराम करने का वक्त है। आप जाइए, अभी मुझे कुछ काम नहीं करना, बस बैठकर खाना है। सरपंच जी वहाँ से निकल जाते हैं और रामलाल गहरी नींद में सो जाता है। रामलाल सोते हुए अपने सपने में देखता है कि उसके घर का सारा सामान एक एक करके गायब हो रहा है। उसकी बहुत पकड़ने के बाद भी वो सामान को नहीं बचा पा रहा। ऐसे करते करते उसके घर का सारा सामान गायब हो जाता है। अब उसका मकान भी गायब होकर सिर्फ एक झोपड़ी बची है और रामलाल मैले कपड़ों में गांव में भीख मांग रहा है। मेरा पैसा, मेरा पैसा! हे भगवान, कितना भयानक सपना था, कहीं सच ना हो जाए।
रामलाल उठकर तुरंत अपनी तिजोरी के पास जाता है और अपनी लॉटरी के बचे हुए पैसे गिनने लगता है। अरे ये तो बहुत कम पैसे बचे हैं, कहीं ये सपना सच हुआ तो। रामलाल को बहुत डर लगने लगता है। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी रामलाल की पत्नी वहाँ आ जाती है, जो बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने गई थी। क्या हुआ, तौलिया नहीं मिला क्या कि कपड़ों के साथ ही नहा लिए? सुनिए तो, मुझे बाजार में एक सोने का हार पसंद आया है, वो मैं लेकर आई हूँ, दुकानदार को पैसे दे देना। हाँ, किससे पूछा ये हार लेने से पहले? और नहाया नहीं मैं, ये पसीना है, पानी नहीं। छी, तो नहा लीजिए, वरना मेरे पास मत आना। इतना पसीना कर क्या रहे थे? घर पर नहीं थे क्या तुम? अरे भाग्यवान, मुझे बहुत बुरा सपना आया था जिसमें हमारे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए। ऐसा सपना आना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि किसी की हमें बुरी नजर लगी है। हमें किसी बाबा के पास जाना होगा। मैं किसी बाबा को नहीं जानता। लेकिन मुझे पता है एक बाबा जो हमारी समस्या मिटा सकते हैं। उनका नाम है भूलू बाबा। चलो उनके पास चलते हैं। रामलाल अपनी पत्नी के कहने पर गांव के तांत्रिक भूलू बाबा के पास जाता है, ताकि रामलाल का सपना सच न हो जाए। भूलू बाबा के दरबार में आकर रामलाल और उसकी पत्नी बाबा को अपनी समस्या बताते हैं। बाबा, मेरे पति को एक बहुत बुरा सपना आया था, जिसमें हमारे घर के सारे पैसे खत्म हो गए। हम भीख मांग रहे थे, इसलिए मेरे पति बहुत डरे हुए हैं। अब बस तुम भोलू बाबा के पास आ चुके हो। अब चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? अरे मैं इसका भाई नहीं, पति हूँ। और बाबा, मेरा नाम रामलाल है। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है सपने को लेकर। तुम डरो मत मोतीलाल। रामलाल बाबा, रामलाल। क्या है ये? कौन सा बाबा है जिसको खुद की आवाज नहीं आ रही? वो बाबा थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। हाँ हरिलाल, तुम्हारी परेशानी मैं दूर कर दूंगा। हाँ, बस तुम मेरी दक्षिणा देने में कंजूसी मत करना। रामलाल कुछ पैसे बाबा को देता है। बाबा, पहले अपने बहरेपन की परेशानी को दूर करना इन पैसों से। मुझे नहीं करना ये उपाय। भोलू बाबा को अंधा बोला। बाबा, आपको बहरा बोला। लंगड़ा नहीं हूँ मैं, मुंह से बोल सकता हूँ मैं। रामलाल अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ जाता है, पर अभी भी वो परेशान था। उसके मन में ये डर था कि वो कहीं सपने की तरह भीख न मांगने लग जाए। परेशान होकर वो ये ठान लेता है कि अब वो एक भी पैसा खर्च नहीं करेगा। उसकी पत्नी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए मान जाती है। 2 हफ्तों तक ऐसे ही चलता रहता है, पर धीरे धीरे घर का राशन खत्म हो जाता है। सुनिए, राशन खत्म हो चुका है, कुछ पैसे दे दो ना, राशन ले आऊं। कोई जरूरत नहीं है राशन लाने की, जो है वही खाओ। ऐसे नहीं चलेगा। अब हम खाएंगे क्या अगर राशन ही नहीं होगा तो? मुझे नहीं पता, मेरे पैसे बहुत कम बचे हैं, मैं वो खर्च बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो ठीक है, ये सोफा किसी काम का नहीं है, मैं इसे बेच दूंगी। हाँ हाँ बेच दो, पर मैं पैसे नहीं दूंगा। रामलाल की पत्नी घर का सामान बेच बेच कर घर चलाने लगती है और धीरे धीरे रामलाल का पूरा घर खाली हो जाता है। पत्नी के लाख समझाने पर भी आलसी रामलाल कोई काम नहीं करता। पूरी रात पूरा दिन बस बचे हुए पैसों की रखवाली करता रहता है। अब घर में बेचने लायक कुछ नहीं बचा था और रामलाल की पत्नी भी इससे तंग आ चुकी थी। मैं आपके बर्ताव से तंग आ चुकी हूँ, अब मैं मुन्ना को लेकर मायके जा रही हूँ। अगर आप पहले जैसा काम करने लगे तो मुझे बुला लेना। रामलाल का सपना सच होने के कगार पर था, इसलिए रामलाल की चिंता और डर 7वें आसमान पर थे। रामलाल पत्नी के जाने के बाद 3 दिन तक कुछ न खाने की वजह से दुबला पतला हो चुका था। उसके कपड़े भी मैले हो चुके थे। उसी दिन वही भिखारी जिसने रामलाल को लॉटरी की टिकट दी थी, वापस रामलाल के घर पर भीख मांगने आया। पर इस बार रामलाल और उस भिखारी में कोई अंतर नहीं था। दोनों के कपड़े मैले और शरीर दुबला पतला हो गया था। आप भी इस गांव में भीख मांगने आ गए हो क्या? कचौड़ी बेचना छोड़ दिया? रामलाल वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। मेरे सारे पैसे खत्म होने वाले हैं, अब मैं क्या करूं? मैंने मेरी रोजी रोटी का काम भी छोड़ दिया, अब मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो क्या हुआ? अभी बचे हुए पैसों से आप वापस कचौरी बेचना और अपने घर को अच्छी दुकान बना देना। रामलाल की अक्ल भिखारी की बातों से ठिकाने पर आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके आलसीपन ने उसकी ये हालत की है।
रामलाल तुरंत बचे हुए पैसों से अपने मकान को एक कचौरी की दुकान में बदल देता है और अपनी पत्नी के साथ कचौरियां बेचने लगता है। धीरे धीरे उनके पास पैसे आने लगते हैं। उसने भिखारी को भी अपनी दुकान में काम पर रख लिया। आसपास के लोग सिर्फ कचौरी खाने जीवन नगर में आने लगे। इस तरह आलस की जगह मेहनत करके रामलाल ने अपने डर से हमेशा के लिए मुक्ति पाली। ये है रामलाल। वैसे तो रामलाल बहुत होशियार था, लेकिन था बहुत आलसी। एक नंबर का कामचोर था। जब भी कोई काम करना होता था तो वो घर से बाहर तो निकलता था, लेकिन घर के बाहर जाकर उसे जहाँ कहीं भी जगह मिलती वहीं पर सो जाता था और शाम को बिना काम किए खाली हाथ ही घर वापस आ जाता था। किसी दिन अगर कुछ कमा भी लेता था तो जब तक घर में सारा राशन खत्म नहीं हो जाता वो दूसरा कोई काम ही नहीं करता था। उसका आलस देखकर उसकी पत्नी और बच्चे बहुत परेशान थे। अरे उठिए भी, कम से कम आज तो जाकर कुछ कमा के लाइए। सुबह से बस चारपाई तोड़े जा रहे हैं। अरे अब तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। अभी के अभी जंगल जाइए और वहां से लकड़ियां लेकर बाजार में बेच कर आइए। चलिए उठिए। बेचारा रामलाल, आज फिर से उसे काम करने के लिए जाना ही पड़ा। रामलाल जंगल में पहुंचकर सूखी लकड़ियां ढूंढते हुए एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है। वाह वाह वाह, कितनी छाया इस पेड़ के नीचे। यहाँ सोने में तो और भी आनंद आएगा। और वैसे भी लकड़ियां बिनने के लिए तो अभी पूरा दिन पड़ा है। इतना दूर चलकर आया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। रामलाल वहीं आम के पेड़ के नीचे लेट गया। देखते ही देखते शाम होने को आ गई। तब उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी। महात्मा ने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें आसपास पानी नजर नहीं आया। आगे चलने पर उन्होंने पेड़ के नीचे सो रहे रामलाल को देखा। रामलाल के मुंह पर मक्खियां भिनभिनाई जा रही थीं, लेकिन वो भी कहाँ हिलने वाला था। चल कर देखता हूँ, शायद वहां उस व्यक्ति के पास पानी मिल जाए। भाई, आप कौन हैं? और इस तरह अकेले यहाँ इस घने जंगल में लेटे क्यों हुए हैं? अब तो थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। रामलाल इतना आलसी था कि महात्मा को देखकर भी वो लेटा ही रहा और कहने लगा, महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी, आप अपना काम बताइए और यहाँ से चलते बनिए। हमें आराम करने दीजिए। बड़ा ही विचित्र है ये आदमी। भाई, हमें क्षमा करिएगा, लेकिन हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। आपको देखा तो सोचा कि पानी के लिए आपसे पूछ लूं। अगर पानी मिल जाता तो आपका हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा। उपकार परोपकार कुछ नहीं, आप बस हमारे ऊपर से उड़ रही मक्खियां भगा दीजिए और वहां थैली में पानी है, पी लीजिए और हमें आराम करने दीजिए। परेशान मत कीजिए। बड़ा आलसी आदमी है, अपने ऊपर भिनभिना रही मक्खियों को भी नहीं भगा रहा है। खैर, मुझे उससे क्या। महात्मा ने रामलाल के ऊपर उड़ रही मक्खियों को भगा दिया और पानी पीकर प्यास बुझाई। भाई, तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। महाराज, अगर आपने पानी पी लिया हो तो अब कृपा करके यहाँ से जाइए, हमें आराम करने दीजिए। इतना कहकर रामलाल फिर वहीं लेट गया। महात्मा जी को रामलाल की बातें बहुत अजीब लगी और वो वहां से चले गए। जब शाम हो गई तो रामलाल उठा और उठकर कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा की हुई लकड़ियों को उसने बाजार में ले जाकर बेचा और जो पैसे मिले उससे घर के लिए कुछ राशन पानी ले लिया। उसका लाया हुआ राशन पानी 2-4 दिन ही चल सका और फिर से पत्नी ने जब डांट कर घर से बाहर निकाला तो उसे काम के लिए उसी जंगल में जाना पड़ा। रामलाल आज भी उसी आम के पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और संयोग भी ऐसा था कि वही महात्मा उसी रास्ते से बाजार जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वो आदमी फिर वहीं लेटा है और उसका मुंह एक कुत्ता चाट रहा है। बेटा, तुम्हारा मुंह एक कुत्ता चाट रहा है और वहां देखो, तुम्हारे पास एक सुंदर सा आम गिरा है, तुम उसे ले लो। अरे महाराज, आप फिर आ गए। अगर आपको आम चाहिए तो आप जाइए, ले लीजिए। कुत्ता चाट रहा है तो चाटने दीजिए ना, और अब हमें थोड़ा आराम करने दीजिए।
आखिर कैसा इंसान है ये? अरे बेटा सुनो, अगर तुम उठो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। महात्मा की ऐसी बात सुनकर रामलाल तुरंत उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है महाराज? रामलाल की बातें सुनकर महात्मा जी मन ही मन मुस्कुराए और अपने हाथों में से एक अंगूठी निकालकर रामलाल को देते हुए कहा, ये लो बेटा, ये अंगूठी हमें एक राजा ने दी थी। ये बहुत ही कीमती अंगूठी है। तुम इसे बेचकर जीवन भर अपना और अपने परिवार का सारा खर्च चला सकते हो। इतना कहकर महात्मा ने अंगूठी रामलाल को दे दी और वहां से चले गए। अंगूठी मिलने के बाद रामलाल खुशी के मारे पागल हो रहा था। रामलाल ने अंगूठी को गमछे में बांधकर उस गमछे को अपने गले में लटका लिया। उसने जल्दी से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और लकड़ियां लेने के बाद घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसे बहुत जोरों की प्यास लगने लगी। उसने एक जगह रुककर अपना थैला टटोला, मगर उसमें भी पानी खत्म हो गया था। अरे ये क्या, इसमें तो पानी ही नहीं है। अब क्या करूं? नदी के किनारे चलता हूं। अपना लकड़ी का गट्ठर रखकर रामलाल नदी के किनारे पानी पीने चला गया। पानी पीने के लिए रामलाल जैसे ही नदी की तरफ झुकता है, वैसे ही उसके गले से लटक रहा गमछा नदी में गिर जाता है। इससे पहले कि गमछा नदी में बहता, उसने जल्दी से अपना गमछा पकड़कर नदी से बाहर निकाल लिया और अंगूठी देखने लगा। लेकिन गमछे में अंगूठी नहीं थी, वो अंगूठी नदी में गिर गई थी। बहुत खोजने के बाद भी जब उसे वो अंगूठी नहीं मिली, तो वो वापस अपनी लकड़ी के गट्ठर के पास आया और उसे उठाकर घर की ओर चल दिया। अंगूठी गई तो गई, जो मेरा था ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। कुछ महीनों बाद एक दिन जब रामलाल उसी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है, तो उसे फिर से वही महात्मा मिलते हैं। अरे बेटा, तुम फिर से लकड़ियां बीन रहे हो? मैंने तो तुम्हें इतनी कीमती अंगूठी दी थी, उसका क्या किया तुमने? महाराज, जब मेरी किस्मत में ही ये लिखा है, तो आपके अंगूठी देने ना देने से मेरा भाग्य थोड़ी बदल जाएगा। वो अंगूठी तो नदी में गिर गई। रामलाल ने अपनी आप बीती महात्मा को बता दी। देखो बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो हमारे भाग्य में है वही हमें मिलेगा, मगर यह भी सही है कि बिना कर्म किए किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। ये लो दूसरी अंगूठी, इससे अपना खर्च चला लेना। नहीं महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से संतुष्ट हूं। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही मीठा फल मिलता है। अपना आलस्यपन छोड़ो और मेहनती बनो। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। महात्मा के जाने के बाद रामलाल ने भी अपना लकड़ी का गट्ठर उठाया और बाजार चला गया। उसे महात्मा की कही हुई बात याद थी। अब उसने ठान लिया था कि अब वो अपना आलसपन छोड़कर खूब मेहनत करेगा। रामलाल ने अपना लकड़ियों का गट्ठर बाजार में बेचा और बाजार से एक मछली खरीदकर घर ले जाने लगा। घर ले जाकर मछली पत्नी को दे दी। जब उसकी पत्नी ने मछली बनाने के लिए मछली को काटा, तो मछली के पेट में से एक अंगूठी निकली। वो तुरंत अंगूठी लेकर रामलाल को दिखाने के लिए गई। ये देखिए, उस मछली के अंदर से एक अंगूठी निकली है। रामलाल उस अंगूठी को देखते ही पहचान गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन तभी उसे उस महात्मा की कही हुई बात याद आ गई। जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही मीठा फल मिलता है। अपना आलस्यपन छोड़ो और मेहनती बनो। और अब वो मेहनत की कमाई खाना चाहता था। दूसरे ही दिन रामलाल उस अंगूठी को लेकर बाजार में गया। अंगूठी बेचकर उसे जो पैसे मिले, उससे रामलाल ने कुछ औजार खरीदे और घर पर ही लकड़ी का दरवाजा और खिड़कियां बनाने का काम करने लगा। अब तक जो रामलाल बेकार बैठा था, वो अब अपना आलसपन छोड़कर मेहनती बन चुका था। साल 2 साल में ही रामलाल ने लकड़ी का एक छोटा सा कारखाना खोला और गांव के बेरोजगार लोगों से काम करने की अपील की। उसके कहने पर कुछ लोग उसके साथ काम करने लगे और रामलाल ने देखते ही देखते अपना कारोबार बढ़ा लिया। उस गांव के ढेर सारे लोग उस कारखाने में काम करने लगे और सभी को गांव में ही अच्छा खासा रोजगार मिलने लगा।
अब तो आलसी रामलाल को लोग सेठ रामलाल जी कहकर आदर के साथ बुलाया करते थे। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमें एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा।